हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 जुलाई 2021 और 26 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो में एक प्रश्न एक्स्ट्रा ऐड किया हूं क्योंकि कल मैं 9 ही प्रश्न आपको करा पाया था। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हर एक क्वेश्चन में थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपको बताऊंगा, स्टैटिक बताऊंगा और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूं सेशन को। इस वीडियो के आखिरी में कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप एक सुझाव जरूर दें कि मैं आपको इंटरनेशनल मुद्दों पे कुछ क्वेश्चन लाऊं या नहीं लाऊं, इसके बारे में जरूर से जरूर लिखें। और जो मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, उसके बारे में आपको जितनी जानकारी पता होगी उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप आसानी से जाके यही पीडीएफ नहीं बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन सबका पीडीएफ आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां आईएसबीटी का उद्घाटन किया? शिलोंग, कोहिमा, दिसपुर, अगरतला। तो इसका उत्तर है मेघालय की राजधानी शिलोंग में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन अमित शाह ने किया। अमित शाह को दो मंत्रालय का पदभार दिया गया है जिसमें से एक है गृह मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय हाल ही में बना हुआ एक नया मंत्रालय है, इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। अमित शाह के बारे में देख लेते हैं। अमित शाह गांधीनगर के लोकसभा सीट से जीतकर आए हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अगर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पूछा जाएगा तो आपको बताना है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर से। प्रश्न दूसरा है, उस देश का नाम क्या है जो हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? इंडिया, चाइना, जापान या बांग्लादेश? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में समझ लेते हैं और इसके अगले पेज में आपको बांग्लादेश के बारे में डिटेल बताऊंगा। फिलहाल बांग्लादेश के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। अब चलिए कुछ डिटेलिंग कर लिया जाए। ये है हमारा प्यारा देश भारत का फ्लैग और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। अब बांग्लादेश की स्थिति को समझने से पहले हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन का। आप बोलेंगे वेट, इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन की बात कैसे आ गई? तो आपको बता दें, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, उसके बाद बताते हैं अभी के बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन और उसके बाद अभी का बांग्लादेश का स्थिति। ठीक है। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नाम का दो देश बनाया गया, जिसमें अभी का जो भारत की स्थिति देख रहे हैं यही भारत था और पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये पूर्वी हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान का और जो अभी का पाकिस्तान आप देख रहे हैं वो पश्चिमी हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान दो जगह था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं ये पूर्वी हुआ करता था ये, और पश्चिमी जो अभी हाल में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी हुआ करता था। तो 14 अगस्त को आजाद हुआ था पाकिस्तान और 15 अगस्त को आजाद हुए थे हम यानी कि भारत। अब यहां स्थिति को समझते हैं कि ये बांग्लादेश कैसे बना। अब जैसा कि पाकिस्तान बंद हो गया 14 अगस्त 1947 को, जिसमें से जो वहां की काफी पॉपुलेशन थी बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी। यहाँ की पार्टी थी अवामी लीग और यहाँ के जितना भी नेता हुआ करते थे उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के, उन्हें कभी भी पूरे पाकिस्तान के सरकार में बराबर की पदवी नहीं दी जाती थी। ना तो बराबर की पदवी, ना तो बराबर का सम्मान, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बहुत ही घृण भावना से देखा करते थे, क्योंकि यहाँ का जो लैंग्वेज था, कल्चर था, बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे और वहाँ का उर्दू बोलते थे। तो लैंग्वेज के यानी कि भाषाई आधार मतभेद होने लगा। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जिसकी वजह से जब 1971 में या उसके पहले जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग बहुमत में आई
यानी कि वहां उस समय के लोकसभा चुनाव में जब आवामी लीग को बहुमत मिला तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान और यहाँ के बाकी नेताओं को सरकार बनाने नहीं दिया गया, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना बहुत ही खराब सिचुएशन यानी कि लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। ऐसा अपमान शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं सह पाया, जिसके वजह से 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से आजाद देश होने का ऐलान कर दिया और ये पश्चिमी पाकिस्तान को मंजूर नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने अपनी सेना को बांग्लादेश यानी अभी के बांग्लादेश में इन्विजन करने के लिए भेज दिया गया कि मारो काटो कैसे भी करके इसको अपने में लो। वहाँ के हर एक नेता, जैसे कि ये आवामी लीग के नेता हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, इनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। इनके परिवार को, जितने यहाँ के नेता थे उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के, उन सबको नज़रबंद कर दिया गया। सेनाओं के निगरानी में रखा गया कि किसी को ये कुछ कह ना पाए, यहाँ के लोगों से बातें ना कर पाए, और यहाँ के जो पॉपुलेशन यानी कि यहाँ के जो नागरिक थे इनको मारा काटा जाने लगा। और ये सब हमारी नज़र में यानी भारत की नज़र में था पहले से कि ऐसा हो रहा है। तो 1971 की समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। डायरेक्टली इसलिए क्योंकि हमारे पश्चिमी हिस्से में यानी राजस्थान के आसपास पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि उनका कहना था कि हम बांग्लादेश को यानी कि इंडिया बांग्लादेश को समर्थन दे रहा है और यहाँ पे सेनाओं को मार के भगाया जा रहा है, जिसके वजह से हमने पाकिस्तान की सेना को अपने पश्चिमी हिस्से से मार के भगाया और पूर्वी हिस्से से भी मार के भगाया और बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 में आज़ादी दिलवाया। तो अब आप समझ गए बांग्लादेश का कैसे उदय हुआ। अब समझते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। अब आप बहुत सारी फोटोज देख रहे होंगे यहाँ पे, तो चलिए एक एक करके बताता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारा प्यारा देश भारत का फ्लैग है और ये है बांग्लादेश का फ्लैग, और ये है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनके कार्यों को बांग्लादेश के हित में देखते हुए और शांति के रूप में चिन्हित करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। अब इसके पहले 2019 का गांधी शांति पुरस्कार कुतुब बिन सैद अल सैद यानी ओमान के प्राइम मिनिस्टर कुतुब बिन सैद अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये समझते हैं चूंकि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो 2021 में अपनी आजादी का 50वां सालगिरह मना रहे हैं, तो इनकी आजादी को चिन्हित करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हैं शेख हसीना, जिनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया और 2019 का इंदिरा गांधी प्राइज सर डेविड एटनबरो, ये ब्रॉडकास्टर हैं, बीबीसी में काम करते थे, इनको दिया गया। यानी 2019 का इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया है सर डेविड एटनबरो को और 2009 का दिया गया था शेख हसीना को। अब ये समझते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का क्या कहानी है। हमारी पवित्र नदी गंगा जी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये बांग्लादेश में घुसेंगी, इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम गंगा नदी को गंगा जी के नाम से जानते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में जब ये घुसती हैं तो वहाँ के लोग इन्हें पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसेगी तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना या मेघना? तो इसका आंसर होगा पद्मा। और अगर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाएगा बांग्लादेश में घुसते ही, तब आपका आंसर होना चाहिए जमुना। अब जैसे ही इधर जमुना और ये पद्मा मिलती हैं तो ये इसको पद्मा के ही नाम से जाना जाता है। यानी कि ये अगर पूछा जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद किस नाम से जाना जाएगा बांग्लादेश में, तो पद्मा के ही नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पे नदी है मेघना, जो कि जब पद्मा से मिलती है तो इस सबको मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा घुसी तो पद्मा, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिली तब इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही मेघना मिलती है तो इसे पूरे को मेघना के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा। अब चूंकि आपको यह भी बताना है कि हाल ही में आमार सोनार बांग्ला नाम का नेशनल एंथम बनाया गया है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा। अब आप बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जियो पॉलिटिकल बदलाव हो गया है। यहाँ पे चाइना कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को वो अपने तरफ कर ले, ताकि वो हमें रिंग ऑफ पर्ल योजना के तहत घेर सके। ये रिंग ऑफ पर्ल योजना किसी अगले टॉपिक में समझा दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में भी याद रखिएगा। 1913 में इन्हें लिटरेचर पर नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न तीसरा है, हाल ही में बत्सार सकीना ने 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। यह किस देश से संबंधित है? चाइना, जापान, रूस या अमेरिका? जैसा कि आप नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे, बत्सार सकीना, ये रशियन नेम लग रहा है। दरअसल इनका पूरा नेम है वितालिना बत्सार सकीना। ये रशियन नेम है और ये रसिया से बिलोंग करती हैं। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर की पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये गोल्ड मेडल, ये है बत्सार सकीना, याद रखिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ओलंपिक के रिलेटेड हर दिन एक नया प्रश्न आपको सुनने को मिलेगा, कभी इंडिया से रिलेटेड। चूंकि ये गोल्ड मेडल जीती हैं, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न चौथा है, हाल ही में किस राज्य ने पाठ्यक्रम में नया विषय शामिल किया है? उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड या असम? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। दरअसल उड़ीसा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने अनिवार्य विषय के रूप में एक नया पाठ्यक्रम जोड़ दिया है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। अब आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले भी सेम न्यूज आपको सुनने को मिला होगा। उसमें उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था। इसके बारे में भी याद रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पे मैपिंग नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, हाल ही में फकीर आलमगीर का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पेंटर थे, कवि थे, एक्टर थे या लोक गायक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोक गायक थे। फकीर आलमगीर बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे, जिनका निधन कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हो गया। याद रखिएगा, यह है फकीर आलमगीर। प्रश्न छठा है, हाल ही में किस देश के द्वारा पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की खोज की गई? अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया यानी और कनाडा? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा देश इंडिया, यानी कि भारत। हमारे देश भारत के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नया पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल खोजा है, जिसमें अगर मान लीजिए किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज होता है या टूटता है, तो ये ऑटोमेटिक रिपेयर होने की शक्ति रखते हैं। जैसे ये टूटा, ये ऑटोमेटिक फिर रिपेयर हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसको किसी सेशन में अच्छे समझा दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां है, हाल ही में IIM शिलोंग और किस राज्य ने आजीविका में सुधार करने के लिए समझौता किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब जैसे कि आपको नाम से पता होना चाहिए, IIM शिलोंग ये मेघालय में पड़ेगा, यानी इस जगह पे, ये मेघालय है यहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन जानना जरूरी है, देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ एक आध दो सेशन के बाद या एक दो दिनों में मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा। ये जहाँ पे भी मैं मार्कआउट करूंगा, ये है ये जो जगह है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM है प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। याद रखें। प्रश्न आठवां है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में SBI की पहली शाखा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या शक्तिकांत दास? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। अब आपको पता होना चाहिए, रामनाथ कोविंद अभी 14वें राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, ये जो नंबरिंग बता रहा हूं, ये परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ये सब पूछा जाता है। अब समझते हैं कि SBI की पहली शाखा मतलब ये ऐसा क्या है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में अभी तक SBI की कोई भी शाखा नहीं थी, तो SBI ने अपनी पहली शाखा राष्ट्रपति भवन में खोला है, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद यानी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। याद रखिएगा। और राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 9वां है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना परियोजना शुरू की गई है? भारतीय सेना, नीति आयोग, जनजातीय मंत्रालय
या शहरी मंत्रालय? तो इसका उत्तर है, अब जैसा लोगों में भी आप देख रहे होंगे, हमारे देश की शान भारतीय सेना। दरअसल ये ऑपरेशन सद्भावना 1990 के दशक से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें बॉर्डर एरिया के लोगों को जीवन की और स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया था, जिसमें हाल ही में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ था। तो भारतीय सेना ने ये परियोजना शुरू की है, याद रखिएगा। अब भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना यानी कि इंडियन आर्मी की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 को, लगभग 126 साल पहले, ठीक है। और देखिए 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। तो ये याद रखिएगा, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावणे हैं। ये हैं मनोज मुकुंद नरावणे, जो कि 27वें नंबर के चीफ हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 27वें नंबर के कौन है? मनोज मुकुंद नरावणे। अब जैसे कि आप इन्हें देख रहे होंगे, जनरल बिपिन रावत को, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और ये 26वें नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, यानी कि इनके बाद मनोज मुकुंद नरावणे 27वें नंबर के रहे हैं, और ये अब हो गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा। प्रश्न 10वां है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते के 17% से बढ़कर कितनी फीसदी कर दिया है? 19%, 22%, 27% या 28%? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 28%। अब आपको बता दूं, हाल ही में आपको बताया था भारत सरकार ने 17% से बढ़ा के 28% डियरेंस अलाउंस किया था, महंगाई भत्ता। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हरियाणा सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% अपने राज्य में कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा बोनस क्वेश्चन, चूंकि मैं कल 9 ही क्वेश्चन पढ़ाया था, तो आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। प्रश्न है, हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। जब से नीति आयोग बना है तभी से अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इनके द्वारा शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। दरअसल ये पुस्तक स्टार्टअप के बारे में है, ये है अमिताभ कांत। अब चलिए, नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जान लेते हैं। अब भले सेशन लंबा हो रहा है तो होने दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ था, और ये यूएसएसआर के यानी कि उस समय के सोवियत रूस यानी कि यूएसएसआर के तर्ज पे बनाया गया था। यानी कि यूएसएसआर में भी प्लानिंग कमीशन था, जो कि हर एक 5 साल में योजना बनाता था कि कैसे देशों को में करना क्या है, क्या नहीं करना है। और प्लानिंग कमीशन का मेन उद्देश्य था देश के संसाधनों का सही आकलन करना और विकास की आवश्यकता अनुसार हर एक पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, और प्राथमिकता के अनुसार, जैसे कि अभी जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, उसको लेके संसाधनों का सही आवंटन करना, ये मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग का। और इसे बनाया गया था 1950 में, और ये एक कार्यकारी निकाय थी। अब योजना आयोग मंत्रिमंडल के संकल्पना के द्वारा बनाया गया था, तो इसे मंत्रिमंडल की संकल्पना के द्वारा ही खत्म भी किया जा सकता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग का गठन कर दिया, मंत्रिमंडलीय संकल्पना के द्वारा ही। जैसे मंत्रिमंडलीय संकल्पना के द्वारा योजना आयोग का निर्माण हुआ था 1950 में, उसी को हटाते हुए उसी के जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। और योजना आयोग का हटाने का मुख्य कारण जान लेते हैं कि योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। मतलब ये समझिए कि अगर केंद्र आदेश जारी कर दिया तो ऊपर से आदेश आ रहा है, केंद्र से आदेश राज्यों में जा रहा है। समझते हैं, ये है केंद्र और ये है राज्य, कई सारे राज्य, अनेक राज्य। तो योजना आयोग इस तरीके से काम करता था, ऐसे, यानी कि टॉप टू बॉटम। अगर बॉटम से टॉप करना होता था तो इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इसका जब 50 वर्ष पूरा हुआ योजना आयोग का, तब इसको हटा के यानी
प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। अब जब नीति आयोग बना था उस समय के, देखिए जिस तरह योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष होते हैं उसी तरह नीति आयोग में भी पदेन अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो उपाध्यक्ष थे सबसे पहले अरविंद पनगड़िया यानी पहले नंबर के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। याद रखिएगा, पूछा जाता है 25 तारीख के MPPSC के परीक्षा में पूछा गया था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हुआ अरविंद पनगड़िया। तो आपको याद रखना है, छोटी छोटी कड़ी को जोड़ते जाना है। देखिए सेशन लंबा हो जाए होने दीजिए, लेकिन आपको सीखने से मतलब रखना है। आप जितना सीखिएगा, जितना अपने आप को इन्हेंस कीजिएगा, आप उतना ही बेहतर निखर के आएंगे। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अमिताभ कांत CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसा कि मैं बताया था ये योजना आयोग टॉप टू बॉटम वर्क करती थी, जबकि नीति आयोग में ऐसा नहीं है। इसमें देश के विभिन्न भागों से जानकार लोगों को बुला के बैठा के हर एक राज्य की अलग अलग समस्याओं के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे कैसे नहीं करना है। चलिए सेशन तो बहुत लंबा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। मैं प्रश्न किया था कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है संदेश झिंगम। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका आप सबको इंतजार रहता है कि आपको आंसर करना होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ। तो जैसा कि कल मैं प्रश्न दिया था कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो आज है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, तो इनके बारे में जरूर लिखिएगा। और साथ में आपको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर साथ के साथ बताते जाना है ताकि आपको एक साथ याद रखे। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंडों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।